Okay, everyone, can you hear me? Everyone, can you hear me? Okay, fine. ठीक है, ठीक है. And can you see the screen? ठीक है, fine. Okay, ठीक है. देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था. एक्चुअली ध्रुविल, जो तुम लोग के पास बुकलेट है ना, वो एक्चुअली मेरे पास अभी नहीं है. पीरियोडिक टेबल का बुकलेट तुम्हें मिला होगा, वो अभी मेरे पास नहीं है. सो दैट इज वाई भी मैं होमवर्क लास्ट में दूंगा, चलेगा. चैप्टर इजी है तो होमवर्क का टेंशन नहीं होगा. वो बुकलेट एक्चुअली मेरे पास है नहीं सॉफ्ट कॉपी, इसलिए आई एम नॉट एबल टू गिव यू होमवर्क. ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है. तो वैसे ज्यादा दिक्कत इस चैप्टर में नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चंस क्वालिटेटिव है, इन द सेंस कि तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है. तो वैसे वैसे तुम ऐसा कर सकते हो कि जो जो टॉपिक्स हो जाते हैं ना, उनके क्वेश्चंस खुद से कर लो. मेरे पास प्रॉब्लम ये कि वो बुकलेट है नहीं अभी सॉफ्ट कॉपी, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम जैसे ही मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा होमवर्क. तो ऐसा कर सकते हो कि जो जो टॉपिक, नहीं नहीं, नेक्स्ट संडे, हाँ नेक्स्ट संडे हो सकती है इस टॉपिक की टेस्ट. नहीं नहीं आर्यन, आज लास्ट लेक्चर नहीं होगा इस टॉपिक का, सो डोंट वरी अबाउट दैट, इट विल टेक टाइम. ठीक है. तो जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं ना, तुम उसके क्वेश्चंस लगाते जाओ, दैट विल बी इजियर फॉर यू. तुम लोग ऐसा कर सकते हैं ना. ठीक. यू सरायू सेज आई हैव डाउट इन द ईए ऑर्डर ऑफ सेकंड पीरियड. क्या डाउट है सरायू? सेकंड पीरियड के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में तुम्हें डाउट है? लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, राइट? नाइट्रोजन और बोरॉन. ओके. देखो बोरॉन है सबसे कम, उसके बाद क्या आएगा बताओ? कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर नेक्स्ट क्या आएगा बताओ? ऑक्सीजन, फ्लोरीन. तो नाइट्रोजन का ज्यादा होगा बोरॉन से. ठीक है. सरायू, इज दैट क्लियर? सरायू, इज दैट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाता है. मतलब नाइट्रोजन में हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब होता है और कार्बन में हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर होता है. इस चीज को हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. इज दैट क्लियर एवरीवन? से यस और नो. तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो हमने अक्रॉस अ पीरियड बात करी थी. ठीक है. अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप. देखो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में ट्रेंड स्मूथ होता है क्या एवरीवन? कोई आइडिया है? यदि हम डाउन द ग्रुप बात करें तो क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्मूथ होता है? देखो डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो स्मूथ नहीं होता है. इसमें क्या दिक्कत है? यदि तुम देखोगे तो ये जो पहले एलिमेंट हैं, जैसे पहला एलिमेंट आ जाता है लेट्स से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. ठीक है. फिर तो नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस, ऑक्सीजन के बाद सल्फर, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन. तो अब यदि तुम देखोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की फास्फोरस से जाती होती है, और सॉरी नाइट्रोजन की फास्फोरस से कम होती है. ठीक है. और उसी तरह से तुम देखोगे यहाँ पे तो ऑक्सीजन की सल्फर से कम होती है, और फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से. तो ये चीजें जो है थोड़ी सी अलग आ जाती हैं. ठीक है. ये मतलब बोला जाता है कि ये एक्सेप्शन है. हमने ये पढ़ा है ना कि नीचे जाने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, राइट? एवरीवन, इज दैट क्लियर? बट इसमें कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं. क्या है वो एक्सेप्शन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. पहला एक्सेप्शन क्या है कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसा सोचा जाता है कि ज्यादा होगा फास्फोरस से, बट नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, फास्फोरस की ज्यादा होती है. वैसे हम सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सल्फर से कम होगी, सॉरी ज्यादा होगी, बट होती उल्टा है, सल्फर की ज्यादा होती है. लाइकवाइज फ्लोरीन और क्लोरीन में यदि अपन बात करते हैं तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ऐसा हम सोचेंगे, बट एक्चुअली में क्लोरीन की ज्यादा होती है. तो इसके रीजंस क्या है, समझ में आ रहा है? इसका रीजन क्या है, कुछ समझ में आ रहा है?
इसका रीजन समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका रीजन क्या है, जरा देखें नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p3। फास्फोरस का क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d0। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा सबको। लेट अस से उसी तरह से हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p4। फिर क्लोरीन की बात कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। हाँ सॉरी, सल्फर, यहाँ सल्फर है। सल्फर था यहाँ पे जस्ट में। हाँ, एक मिनट है ना। तो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अरे ये सबने लिख लिया, एवरीवन? एवरीवन ने सबने लिख लिया है? ओके। तो अब सल्फर, जैसे ऑक्सीजन है 1s2 2s2 2p4, सल्फर है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। लाइकवाइज तो तुम देखो क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर तुम फ्लोरीन और क्लोरीन में भी वही डिफरेंस तुम्हें देखने को मिलेगा। इट इज 1s2 2s2 2p5, और ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3d0। तो देखो अंतर क्या है, व्हाट इज इट, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस, टेल मी एवरीवन। समझ में आ रहा है कि बेसिक अंतर क्या है एवरीबॉडी, कि बेसिक अंतर समझ में आ रहा है? देखो बेसिक अंतर ये है कि इन थर्ड पीरियड, इन थर्ड पीरियड additional 3d orbitals, additional 3d orbitals are available for the stabilization of, for the stabilization of incoming electron। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी या नहीं आ रहा? एडिशनल जो एक 3d ऑर्बिटल अवेलेबल होता है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलाइज करने के लिए, जो कि सेकेंड पीरियड में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो सकता है 3D में। अब तुम सोचो कि सेकेंड पीरियड की बात करते हैं, पीरियड नंबर 2, तो यहाँ पे 2s2p भरा जाता है। पीरियड नंबर 3 की बात करें तो इसमें क्या भरा जाता है, 3s3p 3d। और पीरियड 4 में भी वैसे ही चलेगा ना, पीरियड 4 में भी तो खाली होगा ना, 4s 4p और 4d वैकेंट होगा। तो यहाँ पे ये दोनों ऑर्बिटल वेकेंट होते हैं, कौन से, 3d एंड 4d, जो कि यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो सेकेंड थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स एलिमेंट हैं वो एडिशनल स्टेबलाइजेशन दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास खाली डी ऑर्बिटल होता है, जो कि सेकेंड पीरियड नहीं दे सकता। तो अब कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है, एक तो ये जेड इफेक्टिव भी डोमिनेट करता है, और दूसरा ये कि इनकमिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसको स्टेबलाइज भी कर देता है। कंबाइंड इफेक्ट तो देखने को आता है, उससे होता क्या है कि थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वाई डी ऑर्बिटल गिव्स स्टेबलाइजेशन। देखो डी ऑर्बिटल स्टेबलाइजेशन क्यों करता है श्रेयस, देखो इसको तुम्हें समझना है, तो इसको समझने के लिए तुम्हें करना क्या होगा कि जैसे मान लो तुम्हारे पास कार्बन है 1s2 2s2 2p2, तो ये वैलेंस शेल में 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है, राइट। तो अब यदि एडिशनल डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये एक्साइट कहां तक हो सकता है, अब तुम्हें पता है वैलेंस शेल से बॉन्डिंग होती है। अब हम बात करें सिलिकॉन की, तो इसमें क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p4 सॉरी 2p2 एंड 3d0, राइट।
एंड 3d 0। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में एक भी इलेक्ट्रॉन एक है, मतलब यहाँ पे, और 3d में कुछ नहीं है, राइट। तो अब जरा देखो कि ये ग्राउंड स्टेट में क्या होगा और एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा, ठीक है, तो ये यहां आएगा। तो अब एक्साइट करके इसके पास बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कहां कहां से है? श्रेयस, दैट वाज योर क्वेश्चन। अब बताओ, यहाँ पे एक्साइट करके 3d से भी बॉन्ड बना सकता है, तो ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी तो सिलिकॉन के पास होगी। और इतना ही नहीं, इसको एग्जैक्टली तुम्हें डिटेल में समझना है तो केमिकल बॉन्डिंग में समझ पाओगे तुम। एग्जैक्ट डिटेल जो है बॉन्डिंग की है ये। तो ऑब्वियसली एक एडिशनल डी ऑर्बिटल यदि रहता है खाली, तो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटीज जनरेट होकर के सामने आती है, ठीक है। तो इससे स्टेबलाइजेशन आता है। ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी एग्जैक्टली डिटेल में जब तुम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे, दैट इज तुम वीवीटी पढ़ना चालू करोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होता है। अभी ये मान लो कि यहाँ पे एडिशनल डी ऑर्बिटल्स होता है और यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होता। लिख लिया है सबने एवरीवन? ये सारा लिख लिया सबने? एवरीवन रिटन और नॉट? ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज द न्यू थिंग विच इज ऑब्टेन्ड ओवर हियर। यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं, देयरफॉर रिपल्शन इज हायर, या रिपल्शन विल बी हायर इन, कहाँ पे बताओ? पार्थ लिख लिया? पार्थ डन? कहाँ तक, कितना स्क्रॉल अप करूं? पार्थ डन और नॉट? इतना ठीक है? ओके ठीक है, फाइन। तो रिपल्शन विल बी हायर इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, therefore they have lower values of electron affinity. Done? ओके फाइन। अब देखो क्या है, ये सारी चीजें तो हमने सीख ली, लोअर वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे चीजों की, जैसे हमने पढ़ा अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी। तो अभी यहाँ पे क्या है टर्म, देयर इज अ टर्म व्हिच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एवरीबॉडी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? आप लोगों को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? एवरीबॉडी, व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कैसे करते हैं, लेट अस सी दिस। इट इज द टेंडेंसी टू गेन, देखो क्या है, सी इट इज द टेंडेंसी of an element to attract the shared pair of electrons, in the bonded state. ये समझ में आया? एवरीबॉडी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं क्या? एवरीबॉडी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन को ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन दी बॉन्डेड स्टेट। अब ये देखो समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। दो कॉलम मतलब टेबल बनाते हैं, एक तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक तरफ हम लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरी तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इट इज अ टेंडेंसी, इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, it is a tendency to attract shared pair of electrons, shared pair of electrons कब, in the bonded state। ये सबको समझ में आ रहा है? It is the tendency to attract shared pair of electrons in the bonded state। अब देखो अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है, लेट अस सी दिस। और यहाँ पे क्या है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when an isolated neutral gaseous atom accepts electrons। अब ये समझ में आ रहा है तुमको इनका अंतर क्या है? सी कई बार क्या होता है, जैसे लेट से यू आर मूविंग ऑन ए स्ट्रीट, तुम एक सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, तुम सड़क पे घूम रहे हो, ठीक है, तुम किसी को देखते हो, कुछ चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो, ठीक है, चाहे वो खाने की चीज हो सकती है, ठीक है, देखने की चीज हो सकती है, बहुत सारी चीज, ठीक है। तो अब यहाँ पे टेंडेंसी टू अट्रैक्ट है। अब देखो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्या? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। अब देखो इसको समझने के लिए अलग अलग तरीके हम बता सकते हैं। जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की को देख रहा है और दो अट्रैक्ट कर रहा है, लेट से अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली में कोई बॉन्ड बनना नहीं, ठीक है, लेट से बॉय इज अट्रैक्टेड टू द गर्ल, बट वहां पे कोई बॉन्ड बनेगा नहीं। इज दैट क्लियर? वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन है। द गर्ल इज मैरिड टू समवन एल्स। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? द गर्ल इज मैरिड टू समवन एल्स, ठीक है, तो एक्चुअली वो गर्ल किस स्टेट में है, बॉन्डेड स्टेट में, और उसके बाद भी दिस बॉय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड बनने का चांस है क्या? एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई बॉन्ड बनने का चांस है? ठीक है, यहाँ पे चांस नहीं है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इन द बॉन्डेड स्टेट, यानी बॉन्ड बनाने के बाद भी जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रह जाती है ना, दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड बनाने के बाद भी उसकी एक टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस प्रोसेस में क्योंकि बॉन्ड पहले से बना हुआ होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, एक आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो उसमें हम एनर्जी कंसिडरेशंस देखते हैं। दोनों पर दोनों में, भावेश बोल रहा है पर दोनों में बॉन्ड तो बनेगा ही ना। नहीं नहीं भावेश, ही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी। यदि अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो बॉन्ड बना सकता है, बट एक्चुअली में डिफाइन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं, इट इज द टेंडेंसी, जैसे लिखा है, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डेड स्टेट। यानी जब बॉन्ड बन जाए उसके बाद भी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को बोलते हैं। सो अब पहली चीज तो देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी। ये एक टेंडेंसी का मतलब समझ रहे हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इट इज जस्ट अ टेंडेंसी। इज दैट क्लियर? ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इट इज द एनर्जी। तो अब इसको हम जरा समझते हैं कि इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी।
ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है ही नहीं, और ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है क्या? ये तो एक फिजिकल क्वांटिटी है ना, ये तो एक एनर्जी की क्वांटिटी है, हमने तो सीख ही रखा है कि यहाँ पर ये फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज द एनर्जी। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता, और इसका यूनिट होगा एवरीबॉडी, एवरीबॉडी इसका यूनिट होगा क्या नहीं होगा? इसका तो यूनिट होगा ना। इट्स यूनिट कैन बी क्या? कैन बी इलेक्ट्रॉन, वोल्ट, जूल, एक्सेट्रा, बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं इसके। ये तो सबको समझ में आया? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ये कब डिफाइन होता है। इट इज डिफाइंड इन द बॉन्डेड स्टेट, इट इज डिफाइंड इन द बॉन्डेड स्टेट। बॉन्ड बनने के बाद अट्रैक्ट करने के, बॉन्ड बनने के बाद डिफाइन करते हैं। और ये कब डिफाइन होता है बताओ? इट इज डिफाइंड इन, इट इज डिफाइंड फॉर एन इंडिपेंडेंट एटम। इंडिपेंडेंट बोल सकते हो या फिर आइसोलेटेड बोलो, ज्यादा सही रहेगा। इज डिफाइंड फॉर एन आइसोलेटेड एटम। ठीक है ना, एक डिफाइंड होता है इंडिपेंडेंट एटम के लिए और दूसरा डिफाइंड होता है आइसोलेटेड एटम के लिए। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके फाइन। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्या? नो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यहाँ पर सिर्फ अट्रैक्शन है। ठीक है, कोई बॉन्ड इधर नहीं बनना या कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होना। नो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है। और यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है नहीं होता? और यहाँ पे एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहाँ पे एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। आई होप ये वाली बात सबने लिख ली होगी, राइट? ये सारे डिफरेंसेस लिख लिए सबने? लिखो जल्दी करो। ओके, नाउ अब हम लोग सीखते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं पता है? एक्स। इसको रिप्रेजेंट भी करते हैं एक्स से, जिससे बॉन्ड नहीं बन सका था, इसको बोलते हैं ना एक्स। फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्स, एक्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अर्थ तुम्हारा फिर छूट गया। रिटर्न पार्थ। ओके, खुद बताओ व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच विल अफेक्ट एक्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला है x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z इफेक्टिव। अच्छा, z इफेक्टिव ज्यादा रहेगा तो x ज्यादा होगा ना? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो और कोई फैक्टर है जो इसको डिपेंड करता है बताओ? x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो कि z इफेक्टिव में ही आ जाता है। इज दैट क्लियर? ओके, अच्छा हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, x इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज बोलो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट।
मतलब जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं, तो मान लो तुम्हारे पास एक एलिमेंट है M, ये बन जाता है M प्लस और ये बन जाता है M2 प्लस, तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी ना। Z is not the same as charge, Z effective is charge on nucleus। ये समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग टेंडेंसी तो इसकी ज्यादा होगी ना, और इसकी कम होगी, और इसकी कम से कम होगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुमसे यदि पूछे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, F या F माइनस, तो तुम्हारा क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? F का ज्यादा होगा ना। ये सबको समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। डन एवरीवन? ओके, बताओ ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक थर्ड पॉइंट का सिंबल सिग्मा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। थर्ड पॉइंट अभिषेक, इट इज सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अभिषेक, इज दैट क्लियर? अभी चल रहा है प्रणव, अभी चल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होंगे एवरीबॉडी बताइए? एवरीबॉडी पीरियोडिक ट्रेंड्स बताइए, व्हाट विल बी द पीरियोडिक ट्रेंड? लेफ्ट टू राइट, ये हम पीरियड में चलते हैं, लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में चलते हैं। तो बढ़ेगा या कम हो जाएगा बताओ? यहाँ पे x बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीजेस, राइट? इंक्रीज करेगा ना पीरियड में। और नीचे जाने पे क्या होगा बताओ, ग्रुप में क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इज दैट क्लियर? ओके, राइट इट डाउन, इसको लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा क्या? एवरीबॉडी, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन होगा? यहाँ पे कोई एक्सेप्शन क्यों नहीं होगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता ही नहीं है। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे एक्चुअली में कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता ही नहीं है। तो जब एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो ट्रेंड जो है ना वो बिल्कुल सही आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके एवरीबॉडी, रिटन? अच्छा टेल मी वन थिंग, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? ध्रुविल, आई विल टेल यू, प्लीज वेट। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा एवरीबॉडी? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा? टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू डो, मतलब वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपोजिट, राइट? टेंडेंसी तो एक तरह से बोल सकते हो रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज द टेंडेंसी टू रिपेल द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? फाइन फाइन फाइन, ओके। अच्छा तुम लोग में से किसी के पास पीरियोडिक टेबल कोई खरीदा है ऐसा जो चार्ट पे लगा हुआ मिलेगा? किसी ने खरीदा है क्या? उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज लिखी हुई होती है, किसने खरीदा है? एवरीवन, किसी ने खरीदा है क्या? तो उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटीज सारे एलिमेंट्स की लिखी हुई मिलेगी। तो तुमको फायदा क्या होगा, तुम्हें बहुत सारी चीजें जो है ना वो पहले से ही पता चल जाएंगी। ओके वेरी गुड, जिन्होंने खरीदा इट्स वेरी गुड। उसमें बहुत सारी चीजें लिखी रहती हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा रहता है पॉलिंग स्केल पे, ठीक है ना?
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखा रहता है पॉलिंग स्केल पे, तो वो यदि खरीदा है देन इट्स वेरी गुड, आपको वो याद रहेगा। पीडीएफ का प्रिंट तुमने लिया है ना, पीडीएफ में था जो मैंने बताया था तुम्हें, फाइल टाइप पीडीएफ डालो गूगल पे और तुम्हें मिल जाएगा। उसमें मिला तुम्हें, उसमें है क्या, उसमें भी चेक कर सकते हो। फाइन, तो अब देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बहुत सारे स्केल्स होते हैं, वो हम लोग पहले देखेंगे, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हैं। ओके, कोई बात नहीं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं किसका, मेजरमेंट ऑफ एक्स, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बताओ एवरीबॉडी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, राइट? तो अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसके लिए तो कोई यूनिट है नहीं, तो अब जिसका मर्जी जो जैसे डिफाइन कर दे। जैसे एक बार एक गांव में बात हुई कि सबसे ज्यादा बहादुर कौन है, या फिर कोई बहादुर है या नहीं ये पता कैसे करें, बताओ? तो सब लोग के तो अलग अलग थॉट प्रोसेस होंगे ना। जैसे पूछा जाए कि कौन बहादुर है, हु इज ब्रेव इन द लेट्स से विलेज, तो अब लोगों की अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा ना। अरे हाँ, है ना, कुछ बोलो। कुछ लोग बोलेंगे कि जो लेट्स से 5 सेकंड में 100 किलोमीटर, मतलब 100 मीटर दूर दौड़ जाए, या फिर 10 सेकंड में दौड़ जाए, वो बहादुर है। कोई बोलेंगे जो जाके शेर को हरा दे और उसको मार के आ जाए, वो बहादुर है, ही इज द मोस्ट ब्रेव पर्सन। कुछ लोग बोलेंगे कि जो 2 गधों को सर पे बिठा के पूरा गांव घूम जाए, वो बहादुर है, ठीक है। या कुछ लोग बोलेंगे कि जो गधे की सवारी करे, वो बहादुर है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होगी, राइट? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? सो लाइकवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताना है, तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा? इसके अलग अलग टेंडेंसीज होती हैं और इसको अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया है। उनमें कुछ कॉमन जो है दैट इज मिलिकेन, पॉलिंग एंड है अल्फ्रेड रोजेफ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पॉलिंग स्केल अभी एक्सेप्टेड है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहला जो स्केल है दैट इज कॉल्ड म्यूलिकेन स्केल। ये सारे स्केल्स हैं जिनमें अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना एक थॉट प्रोसेस दिया। उसमें जो पहला साइंटिस्ट था उसका नाम था म्यूलिकेन, तो उसने अपने नाम पे दिया म्यूलिकेन स्केल, ठीक है। म्यूलिकेन स्केल को लिखते हैं एक्स म्यूलिकेन, एक्स रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एम रिप्रेजेंट्स म्यूलिकेन। तो एक्स एम क्या होता है, आईपी प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2। ये किसमें आता है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आईपी क्या है एवरीबॉडी? आईपी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, किसमें, इन किलो जूल पर मोल। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इट इज ईए, इट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन किलो जूल पर मोल। तो उसने क्या बताया मिल्कियन ने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम डिफाइन करेंगे एक्स एम आईपी प्लस ई ए डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2। अब ये हमें याद रखना है एवरीबॉडी। हाँ, यदि इसको तुम किलो जूल में रखोगे तो ये आ जाता है क्या, किलो जूल पर मोल में रखोगे तो ये उसने डिफाइन किया था एक्स एम आईपी प्लस ई ए, यदि तुम किलो जूल में रखते हो तो ये आएगा 540। हाँ, तो इसने ऐसे ही डिफाइन किया है, ये ज्यादा यूज नहीं होता, ये यूज होता है, ठीक है। ये ज्यादा यूज नहीं होता, दिस इज यूज्ड लेस, दिस इज यूज्ड, यही ज्यादा चलता है, ठीक है। अंडरस्टूड श्रेयस, तो उसको टेंडेंसी है ना, एक आईपी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी और ई इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी।
तो दोनों का एवरेज निकाल दिया। दिस इज हाउ ही डिफाइंड इलेक्ट्रॉन लेने और देने की टेंडेंसी का एवरेज। इज दैट क्लियर? हाँ, तो टेंडेंसी है तो उसने ऐसे डिफाइन किया। उसने बोला कि आईपी प्लस ईए का डिवाइड कर दो 2 से, तो उसने ऐसे डिफाइन कर दिया। अब जैसे पूछा है कौन बहादुर है, तो जो 50 किलो वजन अपने सर पे उठा सकता है, यदि हम ऐसा बोले तो वजन उठाने की बात कर रहे हैं ना। तो हम तो वर्क की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी टू डू वर्क, तो वो भी एक एनर्जी में फॉर्म में आएगा। बट दैट इज हाउ वी हैव डिफाइंड इट, जो 50 किलो अपने सर पे उठा ले, यानी कि एक सर्टेन मास को एक सर्टेन हाइट पे ले जाए, वो बहादुर है। सो दैट इज आल्सो अ टेंडेंसी, बट वी आर डिफाइनिंग इट थ्रू द कैपेसिटी टू डू वर्क। सो दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। एवरीवन, इज दैट क्लियर? सबने लिख लिया? इन्होंने अपने हिसाब से जो सही लगा वो डिफाइन किया, ठीक है। मिल्कियन ने ऐसे ही डिफाइन किया था। याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अल्फ्रेड अल्फ्रेड इनफैक्ट अल्फ्रेड रोजोफ, देखो ये एक साइंटिस्ट है। उसने क्या बोला, देखो उसने ये बोला कि देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, उसके ऊपर चार्ज जेड ही है, और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज माइनस ही है। तो एक्स अल्फ्रेड रोजोफ क्या बोल रहा है, ये बोलता है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, इट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। तो अभी यहां पर हम लिख सकते हैं के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखो क्या है, यहां पर जेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे Z एक्चुअली में क्या होगा, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में Z इफेक्टिव होगा ना। इज दैट क्लियर? तो उसने क्या लिखा कि के Z इफेक्टिव इंटू ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और उसने एक अजम्पशन माना, उसने अज्यूम किया कि हम ज्यादा सिंपल रखेंगे और के को हम 1 मान लेंगे, तो हम सारे एलिमेंट्स के लिए कंपेयर कर लेंगे। तो उसने बोला कि हम के को 1 मानेंगे और एक्स अल्फा ड्रोजोफ को हम ऐसे देखेंगे कि Z इफेक्टिव ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसका ये वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये भी कुछ ठीक लग रहा है तुमको? लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कितना करता है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। उसने ऐसे डिफाइन कर दिया, दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। भावेश तुम्हें एफ कहाँ दिख रहा है? यहाँ तो एफ तो कुछ लिखा ही नहीं मैंने। भावेश कहाँ दिख रहा है तुम्हें एफ? आर ओ एस में। आर ओ एस में एफ कहाँ है? अल्फर्ड ए एल एफ आर ई डी आर ओ एस सी एच ओ वी, अल्फर्ड रोजोफ। एवरीवन रिटन? एवरीवन रिटन और नॉट? ओके। अब देखो, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जो अभी ये वैल्यूज में बता रहा हूँ कि इनका स्केल है, स्केल याद करने की जरूरत नहीं है। इन स्केल के ऊपर आज तक कोई भी सवाल अब तक तो नहीं आया है, नहीं पढ़ाया जाता है। यार ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सबकी मर्जी है ना कि कैसे भी डिफाइन कर लें। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है दैट इज पाउलिंग स्केल, यही सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है। दिस इज पाउलिंग स्केल एंड दिस इज द एक्सेप्टेड स्केल। ठीक है। अब होता क्या है, electronegativity on Pauling scale is electronegativity on Mulliken scale divided by 2.8। देखो ये तो रिलेशन है एक्स पॉली, मतलब एक्स क्या है, एक्स एक्स पी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पाउलिंग स्केल, एक्स एम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन म्यूलिकन स्केल।
ठीक है, ये भी रिलेशन एक्सपेरिमेंटल ही है, ये सारी चीजें कोई वजूद नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली जैसे उन्होंने डिफाइन किया वैसे ही डिफाइन कर गए, और उनके ऊपर सवाल भी कम ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये तो टेंडेंसी है ना, जिसको जैसा मर्जी डिफाइन कर देगा, उसमें कोई लॉजिक देने की क्या बात है। ठीक है एवरीबॉडी, यहां तक लिख लिया सबने? ओके ओके, तुम लोग को ये तो समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड पोलर होता है नॉन पोलर होता है, ये तो मैंने बताया था ना एवरीबॉडी। आयनिक बॉन्ड में मैंने पोलर नॉन पोलर बताया था ना, मतलब एक तो आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट में मैंने समझाया था कि पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है और नॉन पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है, वो तो समझ में आ गया होगा। ओके, तो पॉलिंग स्केल ने क्या बोला, पॉलिंग ने बोला कि फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट fluorine is the most electronegative element in the periodic table and x फ्लोरीन को बताया इसने 4.0। अब ये इसकी चॉइस थी, इसने 4 बताया है। ठीक है, अब ये सारी चीजें इनके कन्वेंशन है, इनकी मर्जी है ये कैसे कन्वे करेंगे कैसे रखेंगे। इज दैट क्लियर? रजत रिटर्न। ओके, देखो इनका कन्वेंशन ये है, इन्होंने बताया कि फ्लोरीन जो है इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की जो बताई गई वो बताई गई 4। इज दैट क्लियर? वो उसने 4 खुद ही डिफाइन किया है। ओके, अब जरा देखो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी डिफाइन कर दी गई 4। अब देखो क्या है, उसने बोला कि यदि ए बी, यदि ए और बी अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो ये बॉन्ड पोलर होगा। ये समझ में आ रहा है? इफ ए एंड बी आर डिफरेंट एलिमेंट्स, then AB bond should be polar. Everyone, is that clear or not? अरे ये अलग अलग एलिमेंट है तो ये बॉन्ड तो पोलर ही होगा। और उसने डिफाइन किया था फ्लोरीन सबसे ज्यादा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन ही है, टेंडेंसी अलग अलग स्केल पे डिफाइन करो। उसने डिफाइन किया था 4। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं अब इसमें क्या क्या डिफाइन किया गया है। उसने डिफाइन किया है डेल्टा ए बी। अब जरा देखो क्या है, डेल्टा ए बी डिफाइन किया है, दिस इज ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी। वाई ही डिफाइंड 4, उसकी मर्जी है। अब जैसे जिसको मर्जी है, जैसे पेरेंट्स ने किसी, जैसे तुम्हारा नाम कुछ है लेट्स से किमेया, तो अब ये नाम तुम्हारे पेरेंट ने तुम्हें दिया है, अब वो तो उनकी मर्जी थी ना कि उनको नाम ये सुटेबल रखा तो दे दिया। अब फ्लोरीन का उसने 4 डिफाइन किया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये उसका कन्वेंशन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उसको लगा 4 डिफाइन करना बेहतर होगा। सी देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कन्वेंशन, और ये तो पूरा का पूरा कन्वेंशन है। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, यदि कोई डिफाइन कर रहा है तो हमको मानना पड़ेगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? जैसे हम राइट हैंड को राइट ही बोलते हैं और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट बोलते हैं, तो ये तो कन्वेंशन है ना कि इसको राइट बोलेंगे इसको लेफ्ट बोलेंगे, तो ये सब कुछ कन्वेंशन है जो वो लोग मान रहे हैं। सो डेल्टा डिफाइन किया ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, माइनस एनर्जी ऑफ 100% कोवलेंट बॉन्ड। अब जरा ये देखो उसने डिफाइन क्या किया, एनर्जी ऑफ 100% कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसको लिख देते हैं, लेट अस रिप्रेजेंट इट डी, और इसको लिख देते हैं ई ए बी। तो अब इसने डिफाइन किया डेल्टा ए बी इज इक्वल टू ऑब्जर्व बॉन्ड एनर्जी डी माइनस एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी डी ई ए बी। ठीक है, अब ई ए बी कैसे होगा देखते हैं। ई ए बी कुछ समझ में आ रहा है? हमारे पास एक कंपाउंड है ए ए, ठीक है, और दूसरा एक मॉलिक्यूल है डी बी।
तो ई ए बी कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? 1/2 ई ए प्लस ई बी बी, ये समझ में आया एवरीबॉडी? ये वाली बात समझ में आ रही है? अरे मान लो तुम्हें कुछ और कंसिडर नहीं करना, तुम्हारे पास H2 का है, एक मॉलिक्यूल है H2, ठीक है, उसमें HH बॉन्ड है, दूसरा मॉलिक्यूल है Cl2, उसमें Cl बॉन्ड है। तो अब बॉन्ड एनर्जी, इसका बॉन्ड तोड़ने में लगता है x जूल और इसका बॉन्ड तोड़ने में लगता है y जूल, तो HCl का बॉन्ड तोड़ने में क्या लगेगा? तो x प्लस वाई बाई 2 लगेगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है? यदि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने में x जूल लगता है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड तोड़ने में y जूल लगता है, तो HCl में H और Cl का बॉन्ड तोड़ने में एवरेज डिफाइन नहीं कर सकते x प्लस वाई बाई 2? तो ये तो प्योरली कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से हम बता रहे हैं। अब ये समझ में आ रहा है कि इसको हम प्योरली कोवलेंट बॉन्ड के हिसाब से बता रहे हैं। ओके, तो इतना लिख लिया है सबने? ओके, अब देखो उसने क्या बोला, उसने एक और बात बताई, क्या वो जरा देखते हैं। उसने ये बताया 0.208 मल्टीप्लाइड बाई रूट डेल्टा ए बी इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है। अब जैसे मान लो उसको हाइड्रोजन HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है, तो ये क्या करेगा? 0.208 डेल्टा HF बॉन्ड मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। एक मिनट रुक जाओ, तो ये डिफाइन होगा 0.208 डेल्टा HF, यह आ जाएगा 4 माइनस XH, तो XH हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो XH कैन बी कैलकुलेटेड। लास्ट पेज, ठीक है, पहले लिख लो सब लोग। I'll tell you, याद रखना है कि नहीं, प्लीज वेट, लिख लीजिए आप लोग। एवरीवन डन? तुमने लिख लिया? ओके, अब कुछ समझ में आया उसने डिफाइन कैसे किया? ये कुछ समझ में आया कि किया क्या है उसने? व्हाट इज द रिलेशन एवरीबॉडी? अब रिलेशन समझ में आ रहा है कि कैसे डिफाइन किया? ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्केल डिफाइन किया था पॉलिंग, और इसी को एक्सेप्ट किया गया। कुछ समझ में आया या नहीं? ज्यादातर लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आया होगा। एवरीबॉडी समझ में आ रहा है कुछ? ओके, ठीक है, ओके ठीक है। अब देखो क्या स्केल है, स्केल समझने की कोशिश करो। सी, यदि तुम्हारे पास हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, एच बॉन्ड, तो अब बताओ ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेंगे कैसे? जैसे एक फ्लोरीन, समझने की कोशिश करो, एक एलिमेंट उसने चूज किया फ्लोरीन के, फ्लोरीन के साथ सबका बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, और उसके बेसिस पे उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? मान लो तुम्हारे पास एक पहलवान है जो कि बहुत पावरफुल है, लेट्स से अंडरटेकर, ठीक है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? और वो तुमको पता है कि वो सबसे तगड़ा पहलवान है, वो किसी से हारेगा नहीं। अब तुम क्या कर रहे हो कि कौन कितना ताकतवर है, ये जानने के लिए तुमने क्या किया कि सबको अंडरटेकर से लड़ाया, ठीक है। सबको क्या करोगे? अंडरटेकर से लड़ाओगे, और अंडरटेकर के साथ वो कैसा लड़ता है उसके बेसिस पे डिसाइड करोगे कि वो कितना पावरफुल है। सही लग रहा है? तरीका ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है ना? ओके, तो अब उसके अलग अलग पैरामीटर्स हम निकाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बताओ?
पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो ये अपना पहलवान हो गया जो किसी से नहीं हारता। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके। तो अब हम क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि हमें निकालना है तो हम उस एलिमेंट का बॉन्ड चेक करेंगे किसके साथ? एवरीबॉडी, किसके साथ चेक करेंगे? फ्लोरीन के साथ चेक करेंगे। ओके, ठीक है। अब देखो इसने क्या बोला, इसने एक अजम्पशन क्या बताया, सारे बॉन्ड्स हम फ्लोरीन के साथ ही बनाएंगे। ये मैथमेटिकल रिलेशन से तुमको समझ में आ गया होगा ना कि इसके बेसिस पे कैलकुलेट करेगा। मैथमेटिकली तो समझ में आया होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रिलेशन है। ओके, अब जरा समझने की कोशिश करो। यदि बॉन्ड पोलर है तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी या कम या बड़ी होगी? हमने शूमेकर स्टीवेंसन इक्वेशन पढ़ा था। यदि बॉन्ड पोलर होता है तो वो छोटा हो जाता है, राइट? एवरीबॉडी इस पे ध्यान दो, यदि बॉन्ड पोलर है तो वो छोटा हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो अब जो पोलर बॉन्ड है वो छोटा होगा, और छोटा बॉन्ड मजबूत होगा या फिर कमजोर होगा? स्मॉलर बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर और वीकर, ठीक है, स्ट्रॉन्गर। दैट क्लियर? अब जरा समझने की कोशिश करो, यहाँ पे हमने सीखा था जब डी ए ए प्लस डी ए बी निकालते थे तो हमने रिलेशन लिखा था डी ए ए बाई टू प्लस डी बी बी बाई टू माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, वेयर एक्स ए एंड एक्स बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑन पॉलिंग स्केल। याद है? एवरीबॉडी याद है? भूल गए? तो उससे हमें क्या पता चलता था कि अब जरा सोचो, यदि HCl में बॉन्ड बना है तो एक्चुअल में इसका बॉन्ड लेंथ ये जो वैल्यू आ रहा है उससे थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा? मतलब ऑब्वियसली कम होगा ना, पोलराइजेशन होता है इसमें, छोटा हो जाता है बॉन्ड। तो अब जो एक्चुअल हमने x प्लस वाई बाई टू एनर्जी निकाला, इससे एक्चुअली में HCl का बॉन्ड जो है या फिर HF का बॉन्ड है वो ज्यादा मजबूत होगा या कमजोर होगा? बताओ। एक्चुअली में ये जो वैल्यू है इससे एक्चुअल HF का बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगा या कम? ऑब्वियसली इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा, क्योंकि बॉन्ड और छोटा हो गया है और छोटा बॉन्ड मजबूत होता है। इज दैट क्लियर? क्योंकि वहां पे वो नजदीक आ रहा था, हमने पढ़ा था। तो एक्चुअल में जैसे HF तुमने बनाया है, HF एक मॉलिक्यूल देखा है, तो तुम जो सोचोगे कि HF HH का बॉन्ड एनर्जी बाई टू प्लस FF का बॉन्ड एनर्जी बाई टू, ठीक है, या फिर HF एंड FF का बॉन्ड एनर्जी डिवाइडेड बाई टू जो हमने निकाला, उससे एक्चुअली में उसका बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा? एवरीबॉडी, उससे एक्चुअली में बॉन्ड एनर्जी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यदि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिफरेंस ज्यादा आएगा या कम? एवरीबॉडी, यदि बॉन्ड छोटा है तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा या कम? एवरीबॉडी, यदि बॉन्ड ज्यादा छोटा है तो ये डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो जितना छोटा बॉन्ड उतना ज्यादा ये डिफरेंस, राइट? जितना पोलर बॉन्ड उतना ज्यादा डिफरेंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? जितना पोलर बॉन्ड उतना ज्यादा डिफरेंस। इज दैट क्लियर? ओके, तो बॉन्ड जितना पोलर उतना ज्यादा डिफरेंस। तो देखो इसने क्या डिफाइन किया है, उसने ये डिफाइन किया है कि उसने डिफाइन किया है 0.208 रूट अंडर डेल्टा ए बी इज एक्स ए माइनस एक्स बी। श्रेयस, तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि जितना ज्यादा डिफरेंस है उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर है? डेल्टा ए बी इज ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 100% कोवलेंट बॉन्ड। डिफरेंस वाले नहीं समझ रहे हो बात? अच्छा ये बात बताओ, 100% कोवलेंट बॉन्ड जो होगा उससे पोलर बॉन्ड छोटा होगा, इस बात से कन्विंस्ड हो? तो छोटा बॉन्ड होगा, जैसे हमने HCl पढ़ा था, तो HCl का जब हम बॉन्ड लेंथ निकालते थे तो क्या होता था? डायमीटर ऑफ HCl इज डायमीटर HH प्लस डायमीटर ClCl माइनस 0.09 XA माइनस XB। इज दैट क्लियर? तो एक्चुअल में जो पोलर बॉन्ड है वो छोटा होता है। इज दैट क्लियर? जो हम सोचते हैं उससे ज्यादा छोटा होता है। तो अब सोचते हैं जो यानी 100% जो हम सोच रहे थे, यानी कि हमारा थ्योरेटिकल जो बॉन्ड एनर्जी है उससे बॉन्ड एनर्जी एक्चुअल जो HCl का होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, उससे ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। तो जब D जो है, स्नेहल इज सेइंग
कम होगा। अरे बॉन्ड छोटा हुआ तो बॉन्ड एनर्जी कम होता है या ज्यादा होता है? अरे बॉन्ड छोटा होता है तो उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा ना। तो अब एक्चुअली में पोलर बॉन्ड थियोरेटिकली जो हम सोचते हैं उससे छोटा होता है, तो एक्चुअल में ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी जो है विद दैट विल बी ग्रेटर देन, देखो समझने की कोशिश करो, मैं फिर से समझा देता हूँ। ठीक, तुम्हें ये बात समझ में आ गया होगा, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन थ्योरेटिकल बॉन्ड एनर्जी, ये समझ में आ रहा है? जिसको मैंने डी लिखा था, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि डी ए बी इज लेस देन डी ए बाई टू प्लस डी बी बी बाई टू, ये समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो अब ऐसा बोल सकते हैं कि d माइनस ई ए बी इज इट प्रोपोर्शनल टू एक्स ए माइनस एक्स बी? इज दैट क्लियर और नॉट? यदि ज्यादा डिफरेंस है इसका मतलब ज्यादा बॉन्ड पोलर है, जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ये डिफरेंस होगा। तो उसने यही चीज बताई है और कुछ नहीं, उसने यही चीज बताई है कि एक्स ए माइनस एक्स बी इज इज एक्चुअली में 0.208 रूट अंडर एक्स ए माइनस एक्स बी। अरे उल्टा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, जस्ट रूट अंडर डेल्टा, और डेल्टा क्या है? डेल्टा यही है डी माइनस ई ए बी। और ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू तो उसने सोचा है अपने हिसाब से, उसने यही सेलेक्ट किया है। रूट का भी कोई रीजन नहीं है श्रेयस, दिस इज हाउ ही हैज चोजन, देयर इज नो रीजन फॉर इट, दिस इज हाउ ही हैज चोजन। वो जिस तरह के नंबर्स देखना चाहता था उसके लिए उसने किया है। कंसेप्ट बस इतना ही है कि यदि बॉन्ड पोलर है तो एक्स से माइनस एक्स भी ज्यादा होगा और ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। तो यदि डिफरेंस ज्यादा आ रहा है इसका मतलब बॉन्ड ज्यादा पोलर है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? अरे हाँ या ना कुछ बोलो। यदि बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा पोलर है, बस इतना ही कंसेप्ट उसने यूज किया है। इज दैट क्लियर? यदि बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा पोलर है। ठीक है? और ये नॉर्मली एलिमेंट जो चूज करता है बॉन्डिंग के लिए वो फ्लोरीन करता है। तो एक्स फ्लोरीन, जैसे मान लो यदि तुम्हें, देखो यदि तुम्हें एक्स ए एंड डेल्टा ए बी पता है, यदि ये नोन है, तो यू कैन एक्स बी कैन बी कैलकुलेटेड, राइट? तो उसने एक एलिमेंट फ्लोरीन चूज किया और उससे निकाल लिया। ध्रुवीय पोलर वाला स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो ना, ये तो हमने लिखा ही है ना। देखो ना, ये स्टेटमेंट तो लिखा ही है। देखो यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, डेल्टा ए बी अब्सॉर्ब बॉन्ड एनर्जी माइनस एनर्जी ऑफ 100% कोवलेंट बॉन्ड, एक्स से माइनस एक्स बी के प्रोपोर्शनल है वो। इससे यही पता चलता है कि यदि बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो डेल्टा ज्यादा आएगा, यानी ज्यादा पोलर बॉन्ड है तो बॉन्ड छोटा होगा और उसके तोड़ने में जो एक्चुअल एनर्जी लगेगी वो थ्योरेटिकल से काफी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है उतना ज्यादा बॉन्ड पोलर है। तो कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू, यानी जो डेल्टा ए बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। यदि बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो तोड़ने में जो थ्योरेटिकल है उससे ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, और बाकी सारी चीजें तो कांस्टेंट्स हैं, उसने अपने हिसाब से कन्वेंशन में ली हुई है। ओके अभिषेक, डन। अभिषेक, डन और नॉट?
ओके फाइन। देखो ये मेन आपको याद रखना है पॉलिंग स्केल। यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि डेल्टा इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। जो बॉन्ड एनर्जी में डिफरेंस है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड ज्यादा पोलर है, राइट। तो यही कंसेप्ट है। देखो पॉलिंग स्केल सबको समझ में आया होगा। अब देखो पीरियोडिक टेबल में कुछ चीजें आपको याद भी रखनी पड़ेंगी। जैसे देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो इसमें क्या ट्रेंड मिला पॉलिंग स्केल में। दिस इज ऑन पॉलिंग स्केल, ठीक है। ये कौन सा स्केल में हम लोग लिख रहे हैं एवरीबॉडी? एवरीबॉडी ये कौन से स्केल में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखने वाले हैं? पॉलिंग स्केल। तो अब देखो यदि फ्लोरीन का लेते हैं 3, तो ऑक्सीजन का कितना आता है एवरीबॉडी? 3.5। नाइट्रोजन का कितना आता है? 3। कार्बन का 2.5 और बोरॉन का आता है 2, ठीक है। और बेरिलियम का आता है 1.5 और ये आता है 1.0। कोई ट्रेंड दिख रहा है? 0.5 परफेक्ट ट्रेंड मिल रहा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 0.5 सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो पॉलिंग जो है, जो स्केल बनाया, मतलब अच्छा ट्रेंड भी मिल रहा था उसमें। सो दैट इज व्हाई ही डिफाइंड दैट काइंड ऑफ ट्रेंड। अब यदि तुम देखो तो क्लोरीन का क्या होता है? क्लोरीन का होता है 3.5। सल्फर का क्या होता है? सल्फर का होता है 2.5, ठीक है। फास्फोरस का, अब यहाँ पर देखो यहाँ 0.5 चल रहा था। फिर सिलिकॉन का आता है क्या? 1.8। एल्यूमिनियम का क्या आता है? 1.5। तो अब क्या चल रहा है बताओ? अब ये 0.3 चालू हो गया, ठीक है। ये क्यों चालू रहता है? जस्ट मिनट, ये लिखो आप लोग सब। ये सबने लिख लिया है क्या? ये 0.3 चलता रहेगा आगे। रुक जाओ, I need to change the page. Can I change the page if you have written it? Fine. तो सी बेसिक तो आसान ही है। हाइड्रोजन छोड़ दिया मैंने, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, chlorine, and then sulfur, then phosphorus, then silicon, then aluminum, then magnesium, and then sodium. Hydrogen it is around 2.1, phosphorus it is around 2.1। यहां तक तो हमने लिखा था ना 0.5। फ्लोरीन का क्या था? 3। यहाँ पे आएगा 2.5, 1.8, 1.5, सॉरी 1.2 एंड 0.9। क्लोरीन का 33.5। नहीं नहीं नहीं, 3.5 नहीं होगा। मैंने 3.5 दिया है पिछले पेज पे। नहीं, 3.16 होता है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली देखोगे तो 3.16 होता है। क्या दिया है? 3.16 ही होता है। मैंने 3 दिया होगा, तो राउंड फिगर है ना एक तरह से। कुछ और दिया मैंने। हाँ 3.5, ये 3 होगा। 3 विल बी 3। 3 होगा।
टेबल में एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो एग्जैक्टली थोड़ा अलग होता है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं, ठीक है ना, दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। जैसे कार्बन का भी तुम देखोगे तो कार्बन का 2.55 होता है और ऑक्सीजन का 3.44 होता है, हाइड्रोजन का 2.2 होता है एग्जैक्टली यदि तुम देखोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.18 एग्जैक्टली, ठीक है एवरीबॉडी, ये अप्रोक्सीमेट ट्रेंड आपको मिल रहा है, ठीक है। टेबल में 3.16 ही होगा ऑब्वियसली, ये अप्रोक्सीमेट ट्रेंड मिल रहा है जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लग जाए और आप याद कर ले कुछ हद तक। यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें ध्यान देनी है, यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें ध्यान देनी है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन एलिमेंट्स की ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक है, इन सब की ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, और आर्सेनिक। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की बोरॉन से ज्यादा है। नॉर्मली लोग सोचते हैं बोरॉन नॉन मेटल है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, बट हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव टेबल में तुम्हें कौन से टेबल में तुम्हें 2.1 दिया है? एग्जैक्टली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.2 देती है, 2.2 होता है, 2.18 से 2.2। कौन से टेबल में मिला है तुम्हें 2.1? एग्जैक्टली इट इज 2.18। एग्जैक्टली 2.18 होता है, राउंड करके कई जगह 2.1 लिख देते हैं, कई जगह 2.2 लिख देते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू इज 2.18। हाइड्रोजन के केस में तो 2.18 ही होता है। एवरीडे आगे बढ़ जाए। देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज हो गए कहाँ पे, पॉलिंग स्केल में। तो कुछ हद तक तुम्हें देखो एग्जैक्ट वैल्यू तो याद नहीं रखना है, बट तुम्हें ये रखना है याद, ताकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखनी है। जैसे फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 3.5, ठीक है, नाइट्रोजन का 3, कार्बन का 2.5, बोरॉन का 2, बेरिलियम का 1.5 और लिथियम का 1, ठीक है। दूसरी चीज ये है, नीचे वाले में 0.3 का डिफरेंस आता है, ठीक है। और बात दूसरी जो हमें ध्यान देनी है वो ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस, आर्सेनिक, सल्फर, सेलेनियम इन सब का सेम है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज्यादा है। फाइन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। कोई दिक्कत है इसमें अब तक? ओके, ठीक है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो हमें अभी पढ़ने हैं, सो लेट अस लुक एट दोज एप्लीकेशंस। सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ना बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। So let us look at those applications. तुम लोग खुद ही सोचो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। एवरीबॉडी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? कोई आइडिया है इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं? ओके, फाइंडिंग बॉन्ड पोलैरिटी एंड एक से मुझे ओके सी यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है दैट इज नॉमेनक्लेचर, राइटिंग फॉर्मूला एंड नेमिंग अ कंपाउंड। ओके, देखो तुमने हमेशा देखा होगा कि आयनिक कंपाउंड्स को लिखते कैसे हैं। आयनिक कंपाउंड को लिखने का कोई सीक्वेंस होता है क्या? आयनिक सॉल्ट्स बोल दो,
देखो NaCl, तो हम लिखते क्या है, राइटिंग ऑर्डर क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इज दैट क्लियर? किस ऑर्डर में हम लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म्स में लिखते हैं। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? अरे देखो पहले Na लिखेंगे फिर Cl लिखेंगे, लेकिन सिर्फ ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए इतना ही नहीं, देखो HCl पहले हाइड्रोजन फिर क्लोरीन, तुमने देखा होगा। ठीक है, अब बताओ तुम ClF लिखोगे या फिर FCl लिखोगे? एवरीबॉडी, ClF3 होता है, ठीक है, IF7 होता है, CO2 होता है, ठीक है, H2O होता है। आई होप यू कैन सी दिस। तो इसमें ऑर्डर क्या है, तुमने देखा होगा इस तरह से कंपाउंड लिखते हैं Cl2O, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, ठीक है, OCl2 नहीं होता है, Cl2O होता है। लाइकवाइज ये देखो, अब ये देखो होता है OF2, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 लिखते हैं, बट इसके केस में Cl2O लिखते हैं। क्या रीजन है, समझ में आ रहा है कुछ? एवरीबॉडी व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर। इनका नाम भी वैसे ही होता है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, नाम भी वैसे ही रखते हैं, ठीक है ना। नेमिंग इज ऑल्सो डन इन द सेम पैटर्न। इसी पैटर्न में नाम भी रख देते हैं। जैसे इसका नाम क्या है एवरीबॉडी, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखो क्या है, Cl2O को क्या बोलेंगे एवरीबॉडी, इसको बोलेंगे डाई क्लोरीन ऑक्साइड, डाई क्लोरीन ऑक्साइड। और इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इज दैट क्लियर? अच्छा, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर आयनिक कंपाउंड्स और यू कैन से पोलर कंपाउंड्स, ये कोवलेंट के लिए नहीं होता है, ठीक है ना, ये सिर्फ आयनिक और कोवलेंट पोलर कंपाउंड्स के लिए वैलिड है, कोवलेंट के लिए नहीं होता। आयनिक या फिर पोलर बॉन्ड्स के लिए ये वैलिड है। एवरीबॉडी रिटन? ओके, देखो बॉन्ड लेंथ भी हम इससे पता कर सकते हैं क्या, OF2 जा पोलर बॉन्ड है श्रेयस, OF2 इज अ पोलर बॉन्ड, आयनिक या फिर पोलर बॉन्ड बोला था मैंने, ठीक है ना। पोलर भी आयनिक की तरह ही है एक तरह से। देखो बॉन्ड लेंथ भी पता कर सकते हो तुम, बॉन्ड लेंथ कैसे पता कर सकते हो, DAB क्या होता है, DAA/2 प्लस DBB/2 माइनस 0.09 XA माइनस XB। यहाँ पे XA एंड XB क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑन पाउलिंग स्केल। एवरीबॉडी डन? तो ये भी तो बॉन्ड लेंथ हमें पता चलता है ना इससे, ठीक है। अब देखो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर हमें इससे पता चलता है क्या, एवरीबॉडी हमें इससे मेटालिक और नॉन मेटालिक नेचर पता चलता है क्या? यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो नॉन मेटल, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है तो मेटल। ओके, ओके,
नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड, इससे हमें ये पता चल जाता है कि बॉन्ड आयनिक है या कोवलेंट है। ये समझ में आ रहा है? भावेश इज आस्किंग टू स्क्रोल अप। भावेश और ऊपर। रिटर्न भावेश। ओके, देखो नेचर ऑफ बॉन्ड से हम कैसे बता सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी, हमारे पास एक बॉन्ड है ए और बी, राइट। अब बोला जाता है यदि इफ एक्स ए माइनस एक्स बी इज ग्रेटर देन 1.9 तो हम इसको बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। फिर यदि डेल्टा एक्स लिखता हूं मैं इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1.9 तो इसको हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि डेल्टा एक्स 0 है तो हम इसको क्या बोलेंगे एवरीबॉडी? नॉन पोलर बॉन्ड। ये सबको समझ में आ रहा है? ओके, अब जैसे NaCl की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था एवरीबॉडी? Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था? Na का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हमने लिखा था? 0.9। और Cl का हमने क्या लिखा? 3 हमने देखा 3.16 होता है। तो डेल्टा एक्स क्या है एवरीबॉडी? डेल्टा एक्स क्या है? 2.26 ना। तो ये बॉन्ड कैसा है? आयनिक बॉन्ड है। तो ये कैसा बॉन्ड हो गया? ये इसको हम बोल सकते हैं ना आयनिक बॉन्ड। ओके, जरा हम देखते हैं HCl में। HCl में ये 2.18 होता है एग्जैक्टली और ये होता है 3.16। तो इस बार डेल्टा एक्स क्या है एवरीबॉडी? 0.98 ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ये सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, यहाँ पे देखो क्या है? डेल्टा एक्स 0 यानी नॉन पोलर बॉन्ड। तो ये सारी चीजें भी हम ऑब्वियसली बताते हैं। ठीक है, सबने लिख लिया? ओके, अच्छा हम कुछ और बता सकते हैं, जैसे कि लेट से एक इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड हैनी स्मिथ इक्वेशन। हैनी स्मिथ इक्वेशन क्या करता है? देखो हैनी और स्मिथ एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला था कि द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन अ कोवेलेंट बॉन्ड को ऐसे लिखेंगे 16 XA - XB प्लस 3.5 XA - XB का होल स्क्वायर। वेयर यहाँ पे क्या है? XA XB क्या है? These are values of electronegativity on Pauling scale। एवरीबॉडी ये बात आप लोगों को समझ में आई? क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, यदि कोई बॉन्ड है A और B तो ये 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट होगा क्या एवरीबॉडी? यदि यहाँ पे A और B अलग अलग एलिमेंट्स का एक बॉन्ड है तो क्या ये 100% आयनिक या फिर 100% कोवेलेंट हो सकता है? 100% कोवेलेंट तो हो सकता है यदि XA - XB। अब जरा देखो,
मान लो एक दोनों सेम एलिमेंट है, तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा एवरीबॉडी? इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर क्या होगा? 0%। बट अब जैसे H के जगह पे Cl लगा दो तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा ना एवरीबॉडी। H की जगह पे Cl लगा दो तो आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे देखो कितना था 2.18 और 3.96, सॉरी 3.16। इसका परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना आता है? ये आता है 16 इंटू 0.98 प्लस 3.5 इंटू 0.98 स्क्वायर। अब ये जरा देखो कितना आता है एवरीबॉडी, ये कितना आता है बताओ कैलकुलेट करके। एवरीबॉडी कितना है ये? एवरीबॉडी कोई सॉल्व कर रहा है नहीं कर रहा? 19.04, यानी इसमें 19.04% आयनिक कैरेक्टर है। जरा समझने की कोशिश करो, हमने एक केस समझा था। यहाँ पे क्या हो रहा था, एक केक मान लो दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट? एक केक जो है वो दो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यदि 50% शेयरिंग है, यानी 50% एक बच्चे को और दूसरे बच्चे को 50%, तो उस केस में बॉन्ड हम कैसा बताते थे? उस केस में हम बताते थे कि नॉन पोलर है, राइट? बट एक बच्चे को तुम 90% दे रहे हो, जैसे यहाँ 20% आया, यानी एक बच्चे को तुम 80% दे रहे हो और दूसरे बच्चे को 20% दे रहे हो, तो ये आयनिक की तरफ नहीं जा रहे हो। आयनिक का मतलब एक ही को दो और दूसरे को ना दो। इज दैट क्लियर? तो यदि तुम 50-50 दे रहे हो दोनों को तो परफेक्ट कोवलेंट है, प्योर कोवलेंट है। बट यदि तुम 60 की तरफ जाने लगे, यानी एक को 60 दिया और एक को 40 दिया, तो किसकी तरफ जा रहे हो एवरीबॉडी? तो कोवलेंट की तरफ जा रहे हो, आयनिक की तरफ जा रहे हो? आयनिक की तरफ। तो अब ऐसे केसेस आते हैं कि 20% आयनिक, ठीक है, या फिर 80% कोवलेंट, तो ये भी पॉसिबल है। तो जब भी बॉन्ड मतलब एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं और बी के बीच में, तो बॉन्ड प्योरली आयनिक या फिर प्योरली कोवलेंट नहीं होता है। उसमें आयनिक और कोवलेंट दोनों तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इज दैट क्लियर? दो अलग अलग तरह के बच्चे या फिर दो अलग अलग बच्चे एक साथ बैठेंगे, दोनों के खाने की कैपेसिटी सेम नहीं होगी सपोज, तो ऑब्वियसली वहां पे अनइक्वल शेयरिंग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज यदि दो अलग अलग एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो 100% आयनिक या फिर 100% कोवलेंट नहीं हो सकता। तो एक कोवलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, यदि ये हमें पता करना है, तो वी कैन बी मेकिंग यूज ऑफ द अबव रिलेशन। एवरीवन, इज दैट क्लियर नाउ? ओके, अब जरा NaCl में निकालते हैं एवरीबॉडी, या फिर NaF में निकालो। लेट्स से यू हैव NaF। Na का कितना था एवरीवन? 0.9 और ये 4.0, तो डेल्टा एक्स क्या है? 3.1, राइट? डेल्टा एक्स 3.1 है। इसका कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा? 16 इंटू 3.1 प्लस 3.1 इंटू 3.5, ये कितना आ रहा है देखो तो एवरीबॉडी? एटी 3.235, करेक्ट। यानी इसमें 84% आयनिक कैरेक्टर है, एक तरह से 83%, तो इसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, अब तक ये सारी चीजें हमने सीखी है, सबने लिख लिया? ओके, इसका कुछ और यूज है एवरीबॉडी? इसका कुछ और यूज है या नहीं है एवरीवन? इसका कुछ और यूज है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? देखो, एसिडिक और बहुत सारे यूजेस हैं इसके एक्चुअली में। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ये नेक्स्ट यूज है। अब गिवन हाइड्रोक्साइड एसिडिक है या बेसिक है, ये कैसे पता चलेगा? मान लो तुम्हारे पास ये है NaOH, तो ये भी तो एक हाइड्रोक्साइड है ना एवरीवन?
एवरीबॉडी ये समझने की कोशिश कीजिए, यदि आपके पास इस तरह का कोई बॉन्ड है AOH, ठीक है, तो अब ये वाला बॉन्ड A है और ये वाला बॉन्ड P है, सॉरी B है, तो पानी में कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ? इन वाटर द मोस्ट पोलर बॉन्ड विल बी ब्रोकन। ये समझ में आया? इन वाटर द मोस्ट पोलर बॉन्ड विल बी ब्रोकन। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एवरीबॉडी एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अब मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है AOH, जहां पे पोलैरिटी A की ज्यादा है किससे? B से। इसका मतलब क्या है? XO माइनस XA इज ग्रेटर देन XO माइनस XH, ठीक है। भावेश तुम क्या पूछना चाह रहे हो कि पानी में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड क्यों टूटता है? पानी क्या करता है बताओ? व्हाट डज वाटर डू? एवरीबॉडी पानी में एक आयनिक बॉन्ड क्यों तोड़ता है, जरा ये बताओ। पानी में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड क्यों टूटेगा? एवरीबॉडी टेल मी। आयंस आर फॉर्म्ड। अरे पानी में जैसे तुमने NaCl को डाला, तुमने पानी में NaCl को डाला, तो होता क्या है? वाटर एक तरह से ऐसा समझ लो कि H2O में ऐसा होता है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ये समझ में आ रहा है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब होगा क्या कि अब भावेश ये नेगेटिव चार्ज इसके पास जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। तो अब एक्चुअली में वाटर करता क्या है? काउंटर चार्जेस प्रोवाइड करता है ताकि आयन सेपरेट हो जाए। मतलब समझने की कोशिश करो, मान लो एक फिल्म का सेट है और फिल्म के सेट के बाहर एक हीरो और हीरोइन निकले, ठीक है, और ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं। तो अब जो लड़कियां हैं वो हीरो के आसपास ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ जमा कर दी, और जो लड़के हैं वो हीरोइन के आसपास। तो अब हीरो और हीरोइन अलग हो गए। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे हाँ है ना? तो अब यहाँ पे क्या होता है, जब तुम NaCl को पानी में डालोगे, जब तुम NaCl को पानी में डालोगे तो वाटर में काउंटर चार्जेस होते हैं। कौन से? H प्लस और OH माइनस। वाटर में काउंटर चार्जेस होते हैं H प्लस और OH माइनस। तो अब ये काउंटर चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे ऑडियंस बहुत ज्यादा है, तो अब क्या होता है कि ये ऑडियंस इसके आसपास आ जाएगा, जैसे कि Na प्लस के आसपास OH माइनस आ जाएगा और Cl माइनस के आसपास H प्लस आ जाएगा। तो क्या होगा कि ये Na प्लस और Cl माइनस को अलग कर देंगे। तो जैसे ऑडियंस में हमने क्या देखा था, ऑडियंस में भी काउंटर थे मतलब, ठीक है। तो अब उसी तरह से NaCl को जब पानी में डालोगे तो वाटर काउंटर चार्जेस प्रोवाइड करता है, और वो काउंटर चार्जेस Na प्लस और Cl माइनस को अलग कर देते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया भावेश कि क्यों पानी में पोलर बॉन्ड ही टूटता है? क्योंकि यदि चार्जेस रहेंगे तभी तो काउंटर चार्जेस काम करेंगे। चार्जेस रहेंगे तभी तो काउंटर चार्जेस काम करेंगे ना। तो पानी में जो आयनिक बॉन्ड है, दैट इज द मोस्ट पोलर बॉन्ड, दैट इज ब्रोकन। इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? पानी में जो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है वही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा वाटर को, और सबसे पहले वही टूटेगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक इस तरह का हाइड्रोक्साइड है AOH, तुम्हारे पास कुछ इस तरह का हाइड्रोक्साइड है। कौन सा हाइड्रोक्साइड है? AOH, राइट। तो अब AOH में कौन सा बॉन्ड टूटेगा? एवरीबॉडी बताओ, AOH में कौन सा बॉन्ड टूटेगा यदि पोलैरिटी A का ज्यादा है B से? जैसे NaOH की बात कर लो, जैसे NaOH की बात कर लो। अब बताओ कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है एवरीबॉडी? ये वाला बॉन्ड या ये वाला बॉन्ड? A या फिर B? खुद देख लो। Na की क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? 0.9। ऑक्सीजन की क्या होती है एवरीबॉडी? ऑक्सीजन की क्या होती है? 3.5। और हाइड्रोजन की क्या होती है? 2.18। तो ये डिफरेंस कितना है एवरीबॉडी? ये डिफरेंस कितना है और ये डिफरेंस कितना है? कौन ज्यादा पोलर है? ये डिफरेंस 2.6 है, राइट।
और ये डिफरेंस कितना है, अराउंड लेट से ये है 1.32। तो ये बॉन्ड जो है ए ज्यादा पोलर है ना, तो अब ज्यादा बॉन्ड तो ए पोलर हुआ, तो अब ये कैसे टूटेगा बताओ, ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो ये ऐसे टूटता है Na प्लस और OH माइनस। तो यदि बॉन्ड ए ज्यादा पोलर है बी से तो हम इसको बोलेंगे बेस। ये समझ में आया, तो इसको हम बोलेंगे बेस। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? यदि ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो हम इसको बोलेंगे बेस। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हो गया NaOH, एग्जाम्पल हो गया LiOH, एग्जाम्पल हो जाएगा KOH, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा CaOH होल ट्वाइस। ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है इसलिए हम इसको बोलेंगे बेस। इसमें किसी को डाउट है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, तो यदि ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो हम इसको बोलेंगे बेस, ठीक है। ओके, मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है ClOH। अब देखो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या सीखी 3.16, ऑक्सीजन की हमने क्या सीखी एवरीबॉडी 3.5, और इसकी हमने क्या सीखी एवरीबॉडी, इसकी हमने क्या सीखी बताओ 2.18। तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा पोलर है या बी? एवरीबॉडी विच इज मोर पोलर, ए और बी? यहाँ पे बी इज मोर पोलर राइट, तो बी वाला बॉन्ड टूटेगा। तो ये कैसे टूटेगा, ये इस तरह से टूटेगा ClO माइनस प्लस H प्लस, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो ये क्या बन गया एवरीवन, ये बन गया एसिड। समझ में आया? ठीक है, तो अब बॉन्ड पोलैरिटी डिसाइड करता है ना कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा और कौन सा बॉन्ड नहीं टूटेगा। इज दैट क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से हम बता सकते हैं कि एसिड है या बेस है। बॉन्ड पोलैरिटी के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ओके, अच्छा एम्फोटेरिक नाम सुना है? एवरीबॉडी एम्फोटेरिक नाम सुना है? जैसे मान लो क्या है AlOH होल थ्राइस, ये एक एग्जांपल है। मान लो यहाँ पे पोलैरिटी A की B जैसी ही है, यदि पोलैरिटी A की B जैसी ही है तो हम क्या बोलेंगे, इसको दोनों टूट सकता है, कुछ भी टूट सकता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? तो जैसे एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल हो जाएगा AlOH होल थ्राइस, दिस इज एन एम्फोटेरिक कंपाउंड। एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी डन और नॉट? ओके, तो अभी बताओ हमने जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस पढ़े हैं उसको रिवाइज करो तुम। बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया, व्हाट आर द थिंग्स जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बताता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एवरीबॉडी क्या क्या सिखाता है हमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें सिखाता है, ध्रुवील बोल रहा है एम्फोटेरिक नहीं समझे। देखो ध्रुवील यहाँ पे दोनों बॉन्ड इक्वली पोलर है, तो दोनों में से कैसे भी टूट सकता है ना। ध्रुवील यहाँ पे दोनों बॉन्ड जो हैं दे आर इक्वली पोलर राइट, तो उनमें कोई टूटने का टेंडेंसी है ना, वो कैसे भी टूट सकता है। एसिड का मतलब ये ऐसे ही टूटेगा और बेस का मतलब यही वाला बॉन्ड टूटेगा, बट यहाँ दोनों टूट सकते हैं, जैसा सिचुएशन उसके हिसाब से काम करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे ध्रुवील, एम्फोटेरिक। इज दैट क्लियर? तो देखो हमने अभी तक एप्लीकेशंस में क्या क्या सीखा है। हमने सबसे पहला एप्लीकेशन सीखा है नोमेनक्लेचर, ठीक है। दूसरा हमने सीखा है नेचर ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है ना, यहाँ तक तो समझ में आया होगा।
उसके बाद हमने बात किया आयनिक कैरेक्टर की, कि बॉन्ड कितना परसेंट आयनिक है, कितना परसेंट कोवलेंट है, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा है नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, राइट, ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स की भी बात की है। ओके, तो और बातें कर सकते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा, Na2O क्या होगा, एसिडिक या बेसिक? Na2O पानी में जाएगा Na प्लस और O2 माइनस निकालेगा, राइट। वाटर में H प्लस और OH माइनस है, तो ये क्या बनाएगा एवरीबॉडी, ये बनाएगा NaOH प्लस वाटर। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, बेसिक होगा ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, सिमिलरली यदि तुमने MgO को पानी में डाला तो वो Mg2 प्लस और O2 माइनस बनाएगा। फिर वाटर में H प्लस और OH माइनस है, ठीक है ना, तो ये लेके जाएगा इसको और ये लेके जाएगा इसको, तो MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O, तो ये फिर से बेस हो गया, ठीक है। लाइकवाइज यदि तुम सोचो, ठीक है, अब जैसे ये हो गया तुम्हारे पास, लेट्स से Cl2O7, Cl2O7 कुछ इस तरह का होता है, तो ये बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो तुम्हें क्या मिला, यहाँ पे O माइनस बन जाएगा और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, Cl प्लस। तो अब देखो क्या है, H प्लस और OH माइनस, राइट, तो OH माइनस यहाँ पे और ये H प्लस, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा एवरीबॉडी, मिल जाएगा HClO4। ये समझ में आ रहा है? तो ये तो एसिड हो गया ना। भावेश लिख लो, पहले लिख लो, राइट डाउन। ये एप्लीकेशंस में क्या बोर हो गए तुम लोग? तो क्या करें, एप्लीकेशन छोड़ दें, कह दे खुद से कर लो? फाइन, सी अभी एप्लीकेशन जो है वो हमें देखना है पहले। तो एप्लीकेशन में से नेचर ऑफ ऑक्साइड, देखो ऑक्साइड भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, ये तो सबको पता है ना। ऑक्साइड भी एसिडिक और बेसिक होते हैं, तो एसिडिक और बेसिक क्यों होते हैं, बिकॉज वो पानी में जाके करस्पॉन्डिंग एसिड या बेस रिलीज कर देते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये सबने लिख लिया। लास्ट कंपाउंड नहीं समझे। एक्चुअली देखो लास्ट कंपाउंड में क्या है कि Cl2O7 में पानी में डालोगे तो ये वाला बॉन्ड पोलर है, तो ये टूट जाएगा, ये भी टूट सकता है, सेम ही चीज मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो अब ये टूटेगा तो ये बॉन्ड ज्यादा पोलर है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो इसके O माइनस आएगा, Cl प्लस आएगा। वाटर क्या करता है, H प्लस और OH माइनस देता है, तो OH माइनस यहाँ चला जाएगा और H प्लस यहाँ। समझ में आया नहीं आया श्रेयस? इज दैट क्लियर? वाटर H प्लस और OH माइनस प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर O माइनस है तो इसको H प्लस दे देगा, यहाँ Cl प्लस है तो यहाँ OH माइनस दे देगा, तो ये बन जाता है HClO4 विच इज एन एसिड। तो अब इस तरह के कंपाउंड पानी में जाके एसिडिक इसलिए होते हैं क्योंकि क्लोरीन इतने बॉन्ड कैसे बना रहा है ऑक्सीजन के साथ, वो पढ़ेंगे आदित्य, विल स्टडी अबाउट इट इन केमिकल बॉन्डिंग, सो डोंट वरी अबाउट इट। बॉन्ड कैसे, नहीं ये तो एसिडिक होगा ना, यहाँ तो दिस इज एन एसिड, दिस इज एसिड, ये बेसिक कैसे हो सकता है? तुम खुद सोचो, ये कंपाउंड है Cl की 3.16, 3.5, 2.18, कौन टूटेगा? यही टूटेगा ना। श्रेयस, कौन सा बॉन्ड टूटेगा बताओ? ये टूटेगा ना, तो ऑब्वियसली H प्लस रिलीज होगा, तो एसिड हुआ ये। ओके, तो ठीक है बच्चे, थोड़ा बोर भी हो रहे हैं अभी, इस तरह से चलता रहेगा, तो आगे का पार्ट हम आगे देखेंगे।
ठीक है, तो आज की क्लास में किसी को डाउट है एवरीबॉडी? तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने आज क्या पढ़ा है। तो एवरीबॉडी आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी। इसमें कोई एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है क्या एवरीबॉडी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई एक्चुअल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है? नहीं होता है। व्हाट इज इट? इट इज जस्ट अ टेंडेंसी, राइट? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इट इज जस्ट अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लास्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, और इसलिए इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है, ट्रेंड बहुत स्मूथ रहता है। इज दैट क्लियर? इसके लिए कौन कौन से हमने स्केल डिफाइन किए हैं? स्केल 3 साइंटिस्ट दिए थे। एक तो म्यूलिकन था। एक्स म्यूलिकन क्या होता था? आईपी प्लस ईए इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2। फिर नेक्स्ट क्या आता था बताओ? अल्फ्रेड रोजर, राइट? तो वो क्या बताता था? जो फोर्स है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, वो होता है क्या बताओ? वो फोर्स होता है क्या एवरीबॉडी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर पॉली ने जो है ना, वो एक अलग चीज बताई थी। उसने बोली थी कि पोलर बॉन्ड जो होती है ना, वो छोटी होती है, राइट एवरीबॉडी? पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड छोटा होता है। तो अब एक्चुअली में छोटा बॉन्ड मजबूत होगा, और जो डेल्टा ए बी आता था, यानी डी माइनस एक्चुअल में पी ई ए बी, वो ज्यादा आएगा। पोलर बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, तो इसलिए डिफरेंस जो होगा वो ज्यादा आएगा। तो डिफरेंस ज्यादा होने का मतलब एक्स से माइनस एक्स भी ज्यादा है। तो उसने एक रिलेशन बना दिया 0.28218 इंटू डेल्टा रूट अंडर डेल्टा, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स से माइनस एक्स बी। अब उसके बाद हमने क्या सीखा एवरीबॉडी? उसके बाद हमने ये सीखा कि क्या यूज है। हमने ये सीखा कि उसके बाद कि क्या यूज है। किसका क्या यूज है एवरीवन? एवरीबॉडी किसका किसका यूज हम लोग बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सबसे पहला यूज ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो नॉन मेटल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो मेटल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से नॉमेनक्लेचर करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड लेंथ पता करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर पता करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम एसिडिक नेचर है या बेसिक नेचर है या एम्फोटेरिक नेचर है ये पता करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता करते हैं। तो और एप्लीकेशंस हैं, वो देखने में इंटरेस्टेड हो? सर उसमें कौन से इक्वेशंस एक्चुअली, श्रेयस उसमें कोई इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है। तुम बस इतना ध्यान दो कि पानी में जब तुम जाओगे ना, मतलब पानी में कोई सोल्यूशन को डालोगे, तो जो सबसे पोलर बॉन्ड होगा वो टूट जाता है। ठीक है एवरीबॉडी, बस इतना ही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इस चैप्टर में 2-3 एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बचे हैं, ज्यादा चीजें नहीं बची हैं। डायगोनल रिलेशनशिप हमें भी पढ़ना है। बोलो सर, आयु क्या डाउट है? कर रहा हूँ, अनम्यूट कर रहा हूँ। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं बताया, तो ये आइडेंटिफाई तो कर रहा था आयुष। बॉन्ड देखो कौन ज्यादा पोलर है, उसके बेसिस पे करेंगे। सरायु तुम्हें अनम्यूट किया है मैंने। हाँ सर, आपने बोला था कि जितनी पोलैरिटी बढ़ेगी उतना बॉन्ड लेंथ कम होगा और उतनी बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी। हाँ, लेकिन आपने ऐसे लिखा था कि D माइनस ई ए बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स ए माइनस बी, तो वो नहीं समझा। एक्चुअली देखो डी क्या है, ई ए बी तो हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया है ना, जैसे CL बॉन्ड है, HS बॉन्ड है। तो एक्चुअली में जो HCl बॉन्ड होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, समझ में आया होगा वो इक्वेशन के हिसाब से। तो जब एक्चुअली में हाँ, बॉन्ड छोटा हो जाता है तो उसकी एनर्जी तो बढ़ जाएगी ना। तो एक्चुअली में जितना बॉन्ड पोलर होगा, मतलब जितना एक्स से माइनस एक्स भी ज्यादा होगा, उतना डी ई ए बी से ज्यादा होगा। ये समझ सर में? लेकिन शूमेकर उतना, शूमेकर इक्वेशन याद है? हाँ तो जब एक्स से माइनस एक्स भी बढ़ता है तो डायमीटर ए बी का छोटा होते लग जाता है। इज दैट क्लियर? यस। जब बॉन्ड छोटा होने लगेगा तो डी बढ़ने लगेगा, तो डी माइनस ई ए बी भी तो बढ़ने लगेगा। तो डी
EAB बढ़ना चाहिए ना? EAB तो 100% प्योर कोवलेंट बॉन्ड का है ना, वो तो हमने डिफाइन किया है 100% प्योर, वो तो एक थ्योरेटिकल अजम्पशन है, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा एक्चुअल तो में जो वही मेरा ऑब्जर्व्ड है वो तो D है, हम्म EAB तो हमने थ्योरेटिकली डिफाइन किया है। ओके सर, हाँ वो उल्टा हो गया, मुझे लगा D इज D को लिखवाया होगा, theoretical. D is हाँ observed bond energy and EAB is 100% pure covalent bond का bond energy। ओके सर। और मॉड्यूल है ना, उसमें ऐसे लिखा है डेल्टा x इज इक्वल टू 0.28 रूट, कुछ ऐसे सिंबल दिया है a माइनस b, तो वो क्या है? वही डेल्टा जैसे AB होगा जो मैंने यहाँ पर बताया। और उसमें माइनस रूट EAA इंटू EBV लिखा है। रूट अंडर EA तो मतलब स्क्वायर रूट डिफाइन किया है। अच्छा तो मतलब नॉर्मली उनका एवरेज ही देते हैं, नहीं नॉर्मली एवरेज लेते हैं, कई कई जगह पे उन्होंने DEAB को रूट अंडर EAA मतलब एवरेज इसका ज्योमेट्रिक मीन लिया होगा। ओके सो एवरेज ही लेते हैं जो मैं नॉर्मली, हाँ ओके समझा। नॉर्मल अरिथमेटिक मीन ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है। थैंक यू सर। और एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है? एवरीबॉडी, और किसी को कोई डाउट है? Fine everybody, so we'll meet in the next class. Goodbye.